क्लास 10। जैसे कि मैं आपको हिंदी में गद्य की विभिन्न विधाएं मैं आपको समझा रही थी और उससे संबंधित प्रश्न भी मैंने आपको करने के लिए दिए थे। कुछ विधाएं मैंने आपको जैसे कहानी, नाटक, निबंध, एकांकी, ये विधाएं मैंने आपको समझाई थी। आज इसके आगे की जो विधाएं हैं वो मैं आज आपको समझाऊंगी और उससे संबंधित प्रश्न भी मैं आपको लिखने के लिए दूंगी, जो आपको अपने फेयर कॉपी में करने हैं। बच्चों, ये गद्य का इतिहास है, इसकी एक कॉपी बनाएंगे आप, उसमें ये क्वेश्चन आंसर आप लिखेंगे, गद्य का इतिहास। और उसके बाद जब मैं आपको पद्य का इतिहास लिखाऊंगी तो उसके लिए आप अलग से कॉपी बनाइएगा। ठीक है बच्चों, गद्य का इतिहास इसके लिए आप अलग कॉपी बनाएंगे। जब मैं आपको पद्य का इतिहास लिखाऊंगी उसके लिए आप अलग से कॉपी बनाएंगे। तो बच्चों, दिनांक है आपकी 23/4/2021, विषय है आपका हिंदी, टॉपिक है आपका गद्य की विभिन्न विधाएं। तो बच्चों, मैं आज आपको रेखा चित्र जो विधा है उसके बारे में बताऊंगी कि रेखा चित्र शब्द अंग्रेजी के स्केच शब्द का हिंदी अनुवाद है और दो शब्दों रेखा और चित्र के योग से बना है। इसमें शब्दों की कलात्मक रेखाओं के द्वारा किसी व्यक्ति, वस्तु और घटना के बाह्य और आंतरिक स्वरूप का शब्दचित्र इस प्रकार व्यक्त किया जाता है कि पाठक के हृदय में उसका सजीव और यथार्थ चित्र अंकित हो जाए। यानी कि चित्र के द्वारा ऐसा रेखा चित्र के द्वारा जो लेखक होता है ऐसा बनाता है कि वो जो देखने वाला या जो पाठक होता है उसके हृदय में उसकी जो सजीव यथार्थ चित्र होता है वह अंकित हो जाए। और रेखा चित्र में चित्रकला तथा साहित्य का सुंदर समन्वय दिखाई पड़ता है। जिस प्रकार चित्रकार तूलिका अथवा रंगों के माध्यम से किसी सजीव चित्र का निर्माण करता है, उसी प्रकार जो रेखा चित्रकार होता है वो शब्दों के द्वारा ऐसा भावपूर्ण चित्र प्रस्तुत करता है जो उसकी वास्तविक संवेदना को मूल रूप प्रदान करने में सफल होता है। रेखा चित्र कहानी और निबंध के बीच की विधा है, किंतु तात्विक रूप से ये दोनों से भिन्न है। रेखा चित्र का जो आकार होता है वो प्रायः निबंध से छोटा होता है। जो महादेवी वर्मा है, अमृत राय हैं, प्रकाश चंद्र गुप्त हैं, आदि ने अच्छे रेखा चित्रों का सर्जन किया है। उसके बाद आता है आपका संस्मरण। संस्मरण मैंने होता है याद किया हुआ, यानी किसी चीज को याद करना। संस्मरण मैंने याद करना। संस्मरण का अर्थ है सम्यक स्मरण, अर्थात स्मरण में लेखक स्वयं अपने अनुभव की हुई, यानी जो उसने अनुभव किया होता है, किसी वस्तु, व्यक्ति और घटना का आत्मीयता और कलात्मकता के साथ विवरण प्रस्तुत करता है। यानी वो अपनी कोई चीज याद की हुई किसी घटना को ही वो पाठकों के समक्ष प्रस्तुत करता है। इसका संबंध प्रायः महापुरुषों से होता है। इसमें लेखक अपनी अपेक्षा उस व्यक्ति को अधिक महत्व देता है जिसका वह स्मरण लिखता है। इसमें किसी विशिष्ट व्यक्ति का स्वरूप, आकार, प्रकार, स्वभाव, भाव भंगिमा, आत्म व्यवहार, जीवन के प्रति दृष्टिकोण, अन्य व्यक्तियों के साथ संबंध, बातचीत आदि सभी बातों का विस्मरणीय रूप से आत्मीयता के साथ उसका वो वर्णन करता है। श्री हरिभाव उपाध्याय के आचार्य द्विवेदी जी नामक संस्मरणात्मक निबंध को इस विधा की प्रतिनिधि निबंध के रूप में प्रस्तुत संस्करण में रखा गया है। उसके बाद आता है आपका यात्रा साहित्य। यात्रा साहित्य मैंने किसी यात्रा का वर्णन कर। यात्रा साहित्य की एक रोचक और मनोरंजन प्रधान विधा है। इसमें लेखक विशेष स्थलों की यात्रा का
सरस और सुंदर वर्णन इस दृष्टि से करता है कि जो पाठक है उन स्थलों की यात्रा करने में समर्थ ना हो, वह उसका मानसिक आनंद उठा सके और घर बैठे ही उन स्थलों के प्राकृतिक दृश्यों और वहाँ के निवासियों के आचार विचार, खान पान, रहन सहन आदि से परिचित हो सके। लेखक अपनी यात्रा में प्राप्त जो आनंद होता है और जो ज्ञान होता है वो पाठकों तक पहुंचा सकता है। किसके माध्यम से? यात्रा साहित्य के माध्यम से। इसकी ये विधा आत्मपरक, अनौपचारिक, संस्मरणात्मक और मनोरंजक होती है। इसकी सफलता लेखक के स्वरूप निरीक्षण तथा उनका वर्णन शैली के स्वास्थ्य सौंदर्य पर अधिक निर्भर रहती है। यात्रा साहित्य की रचना की दृष्टि से राहुल साकटयायन, सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन अगेय, देवेंद्र सत्यार्थी, डॉक्टर नगेन, यशपाल, विजय मोहन शर्मा आदि के नाम उल्लेखनीय है। पहला था आपका लेखाचित्र, फिर था आपका संस्मरण। संस्मरण यानी जब किसी चीज़ को याद करके लिखा जाता है। यात्रा साहित्य, जहाँ पर किसी यात्रा का वर्णन किया जाता है, जब लेखक किसी यात्रा का वर्णन करता है। उसके बाद है आपका भेंट वार्ता। भेंट वार्ता यानी भेंट वार्ता के लिए हिंदी में भेंट, चर्चा, विशेष परिचर्चा, साक्षात्कार या इंटरव्यू भी इसको कहते हैं। इंटरव्यू का शाब्दिक अर्थ है आंतरिक दृष्टिकोण। इस प्रकार भेंटकर्ता वह विद्या जिसके माध्यम से भेंटकर्ता किसी महान व्यक्ति के मन और जीवन के प्रश्नों के झरोखे से झांककर जो उसके आंतरिक दृष्टिकोण है उनको पाठकों के समक्ष प्रस्तुत करता है। भेंटवार्ता मतलब होता है इंटरव्यू, यानी किसी व्यक्ति का इंटरव्यू लेना ताकि उनके जीवन से संबंधित चीज़ें वह पाठकों के समक्ष प्रस्तुत कर सके। हिंदी में इस विद्या के सिरगिनेश करने का श्रेय है वह बनारसी दास चतुर्वेदी जी को है। इन्होंने रत्नाकर और प्रेमचंद से भेंट करने के उपरांत उनके व्यक्तित्व और कृतित्व के बारे में लिखा है। भेंटवार्ता वास्तविक भी होती है और काल्पनिक भी। हिंदी में दोनों ही प्रकार की भेंटवार्ताएं होती हैं, एक यानी काल्पनिक और दूसरा आपका वास्तविक। उसके बाद आपका आता है डायरी। डायरी सभी लिखते हैं, जिसमें व्यक्ति अपने पूरे दिन की दिनचर्या अपनी डायरी में लिखता है, उसे हम लोग कहते हैं डायरी। डायरी अंग्रेजी का शब्द है तथा ये लैटिन भाषा के शब्द डायस से बना है। डायस शब्द संस्कृत के दिवस शब्द का समानार्थक है। डायरी लेखन के पर्यायवाची शब्द दैनिक, रोजमर्रा, दैनंदिन आदि। डायरी का आकार कुछ पंक्तियों तक ही सीमित हो सकता है और कई पृष्ठों तक विस्तृत भी यानी विशाल भी हो सकता है। ये स्वतंत्र रूप से लिखी जा सकती है और जो कहानी, उपन्यास या यात्रा व्रत के अंक के रूप में भी, यानी कि जब कोई व्यक्ति अपने पूरे दिन की दिनचर्या को अपनी डायरी में लिखता है उसे हम लोग डायरी विधा कहते हैं। जो डायरी लेखन का प्रारंभ है वो 1930 ईस्वी के आसपास हुआ था। नरदेव शास्त्री वेदतीर्थ को प्रथम डायरी लेखक माना जाता है। उनकी डायरी नरदेव शास्त्री वेदार्थी की जेल डायरी के प्रकाशन के साथ ही हिंदी में डायरी लेखन का कला का उदय हुआ। घनश्याम दत्त बिरला द्वारा लिखित डायरी के पन्ने, सुंदर लाल त्रिपाठी द्वारा लिखित दैनंदिन और धीरेन्द्र वर्मा द्वारा लिखित मेरी कॉलेज डायरी
जैसी कुछ गिनी चुनी रचनाएं ही उपलब्ध हैं। छायावादोत्तर युग में इलाचंद जोशी, रामधारी सिंह दिनकर आदि की डायरियाँ प्रकाशित हुई हैं। उसके बाद आपका आता है रिपोर्टाज। रिपोर्टाज मूलतः फ्रांसीसी शब्द है और अंग्रेजी के रिपोर्ट शब्द का हिंदी तथा साहित्यिक पर्यायवाची है। रिपोर्टाज में किसी घटना का इस प्रकार वर्णन किया जाता है कि पाठक उससे प्रभावित हो जाता है। जो रिपोर्टाज के लेखक को अपने वर्ण विषय का पूर्ण ज्ञान होता है, वह इस प्रकार लिखता है कि वह जो कुछ लिख रहा है मानो आंखों देखा ही हो। इसमें कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं और पाठकों की विशेषताओं का निजी और सूक्ष्म निरीक्षण के आधार पर मनोवैज्ञानिक विवेचन विश्लेषण होता है। रिपोर्टाज आप देखते हैं टीवी में, आप जो घटनाएं सामने दिखाई जाती है वो सीधी आप तक भेजी जाती हैं। उसके बाद आपका आता है आलोचना। आलोचना का शाब्दिक अर्थ है किसी पदार्थ, तथ्य, वस्तु आदि की परख सही रूप में करना, आलोचना, और उसे भली प्रकार देखना। भली प्रकार देखने से किसी वस्तु के गुण और दोष के बारे में हम लोग बता सकते हैं। इससे किसी साहित्यिक रचना को भली प्रकार देखते हुए उसके गुण दोषों को प्रकट करना उसकी आलोचना करना है। यानी किसी के गुण और दोष को प्रकट करना क्या कहता है? आलोचना करते हैं। जैसे हम लोग भी किसी का आलोचना करते हैं ना कि वो व्यक्ति अच्छा है, वो व्यक्ति बुरा है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? आलोचना करना। यद्यपि भारतेंदु हरिश्चंद्र के समय में ही अनुदित पुस्तकें की समीक्षाएं पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित होने लगी थी, किंतु हिंदी आलोचना की अविच्छिन्न परंपरा का सूत्रपात जो है वो द्विवेदी युग से ही प्रारंभ हुआ था। यानी आलोचना का सूत्रपात द्विवेदी युग से ही प्रारंभ हुआ था। कालिदास की निर्कुशता में द्विवेदी जी ने गुण दोष दिखाने वाली शैली में भाषा और व्याकरण के दोषों का संग्रह किया है। तो बच्चों ये थे आपके विधाएं जो मैंने आपको समझाई हैं। अब इससे संबंधित प्रश्न मैं आपको पिक भेजूंगी जिसको आपको अपने फेयर कॉपी में करने हैं। जो आपको गद्य का इतिहास, मैंने पहले बताया है कि गद्य का इतिहास यानी गद्य के लिए आपकी एक अलग कॉपी बनेगी और पद का आपकी अलग कॉपी बनेगी। जो मैं आपको प्रश्न लिखा रही है गद्य का इतिहास से, इसको गद्य की कॉपी में आप कीजिएगा। और कोई समस्या हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। नमस्कार।